करंट अफेयर थ्रू मैप्स में नेशनल यानी राष्ट्रीय टॉपिक कवर करते हैं। इसमें स्टार्ट है यूपी से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। पहला पॉइंट क्या है कि लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो बनाया जाएगा। तो यानी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग हब बनाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग और प्रोफेशनल्स को। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कहाँ? यूपी ने। पीडियाट्रिक यानी बच्चों की केयर की रिगार्डिंग। किस राज्य की पुलिस ने एक अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। तो पुलिस, यूपी पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट कर दिया है। फिर अपने उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, इन्होंने लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला, इसका उद्घाटन किया। फिर अपना एक मंदिर है सर्ववेद महामंदिर। तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है शुभारंभ किया यहाँ का। ध्यान केंद्र है एक सर्ववेद महामंदिर। कहाँ पर? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए इसको। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंद्रनगर जो है, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? फिरोजाबाद के नाम से। नाम चेंज कर दिया इसका। और यूपी ने नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। मित्र वन बेसिकली क्या है? एफॉरेस्टेशन यानी पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा ऑल अलोंग नेपाल बॉर्डर पे, ताकि एक तरह से वन जो है वो स्थापित हो जाए बॉर्डर के अक्रॉस। यहाँ बिहार देखो, बिहार का पॉइंट क्या है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 कौन शुरू कर रही है? बिहार सरकार। तो बिहार में शुरू किया जाएगा। तो बिहार क्या है ये? बेसिकली क्या है कि जो एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद 75 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, चार्जशीट फाइल करना है, सारा का सारा काम जो वो किया जाएगा। तो ये टारगेट है। इधर देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कहाँ पर शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। डायरेक्ट आता है ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, तो आपने हिमाचल प्रदेश मान रहा है। ठीक है। स्वरोजगार का मतलब खुद का रोजगार। खुद का रोजगार कैसे दिया जाएगा? वहां पर जो ई टैक्सी है, ई बस है, इनके खरीदने पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को छूट दी जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक टैक्सी वगैरह इनके लिए, ताकि उससे रोजगार भी जनरेट हो सके। फिर हट्टी कम्युनिटी है, हट्टी समुदाय है, उसको हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखो इसका भी आप। फिर यहाँ पर हरियाणा के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे गीता महोत्सव जो है वो शुरू होता है। गीता महोत्सव मनाया जाता है हर साल हरियाणा में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। कुरुक्षेत्र में गीता का पाठ संदेश दिया गया था कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को। तो इसके बाद जो है ये और ध्यान है कि दिसंबर के महीने में जो है ना ये गीता महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद जो है व्यापक शहरी गैस वितरण नीति, यानी शहरों में जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के लिए कौन सा स्टेट जो है वो आ रहा है सामने? हरियाणा। गुजरात के पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात में भाई सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में जो है गुजरात नंबर 1 पे रहा है। 84% इंस्टॉलेशन यहाँ पर होगी हुई है। फिर भारत की पेट्रो राजधानी में कौन आ गया है? पेट्रोलियम रिफाइनमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए पेट्रो राजधानी बन गई है। कौन सी? गुजरात। फिर दिव्य कला मेला सूरत में। फिर शराब प्रतिबंध हटा दिया गया है गुजरात। वैसे तो गुजरात में शराब प्रतिबंध है, लेकिन कहाँ से हटाया गया? गिफ्ट सिटी से। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है भाई? आईआईटी मुंबई के जो पूर्व छात्रों ने महाराष्ट्र इसको जो 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ठीक है, इतना नॉर्मल सा पॉइंट है, कोई नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। केरला। केरला में क्या है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 एक आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार काम करने के लिए सबसे पसंदीदा पसंदीदा राज्य, सबसे फेवरेट स्टेट जो है काम करने के हिसाब से कौन सा है? केरला जो है आया इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर एक सुचित्वा थीरम एक स्कीम है, वो कोझिकोड जिला प्रशासन ने लॉन्च की है। क्या है स्कीम? ये स्कीम है कि जो कोस्टल एरियाज है, उन कोस्टल एरियाज को
गार्बेज फ्री बनाना है, प्लास्टिक है, दूसरे जो कूड़े कचरे हैं, इनसे मुक्त करना है कोस्टल एरियाज को, जो तटीय जो क्षेत्र है। फिर स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म कहाँ का है? केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है, सी स्पेस के नाम से, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश देखते हैं, आंध्र प्रदेश में एक आरोग्यश्री योजना है। ठीक है, आरोग्यश्री, क्वेश्चन आएगा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ऐसे देखो, ऐसे आरोग्य, ऐसे ही आंध्र प्रदेश, इससे ध्यान रख सकते हो। आरोग्य देखो, रोग, रोग से फ्री होना है। ठीक है, तो एक तरह से हेल्थ केयर स्कीम है ये, और हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। तो कैशलेस इंश्योरेंस रहेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट पीपीपी मॉडल के ऊपर रहती है। ठीक है, फिर एक एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश की। फिर कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर आया है। तेलंगाना का देखते हैं, तेलंगाना भाई अभय हस्तम, अभय हस्तम जो कार्यक्रम यहाँ लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? तेलंगाना में। फिर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, उसके अनुसार खाद्य पदार्थ की मिलावटों में सबसे आगे कौन सा रहा है? हैदराबाद रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, बट कोई ना कोई तो शहर आएगा ही आगे जो है। फिर झारखंड, झारखंड में भाई आपका राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए जो है वृद्धावस्था पेंशन, उसकी आयु घटा दी है, 50 साल कर दी है। तो इन्हें पेंशन जल्दी मिलने लग जाएगी, पहले 60 साल से ऊपर मिले, अब जो है 50 साल कर दी गई है। ठीक है, तो आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन 50 साल कर दी है। मणिपुर, मणिपुर में भाई एक कार्यक्रम है, सांस सांस अभियान, ये लॉन्च किया गया है। किस लिए? ये निमोनिया के अगेंस्ट जो है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, सांस अभियान किसके अगेंस्ट काम करने के लिए? निमोनिया को दूर करने के लिए। मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है। फिर असम में भाई बंधन बैंक है, बंधन बैंक जो है ई ग्रास पोर्टल से जो है रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है बंधन बैंक को। किस स्टेट में? असम के अंदर। ठीक है, तो जो सरकार की जो रेवेन्यू है, राजस्व है, ई ग्रास पोर्टल से किस बैंक में जाएगा? बंधन बैंक में जाएगा। ठीक है, मैप्स के थ्रू हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं उत्तराखंड। देखो भाई, उत्तराखंड का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, इधर यहाँ पर आपका पंजाब, पंजाब के पॉइंट्स हैं कि देश की पहली सड़क सुरक्षा की शुरुआत कहाँ पर हुई? पंजाब में। राइट टू वॉक, राइट टू वॉक लागू करने वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट है? पंजाब। राइट टू वॉक का मतलब क्या है? कि चलने का अधिकार है भाई। तो चलने के अधिकार में क्या दिक्कतें आती हैं कि सेफ्टी नहीं रह पाती, कोई टक्कर मार दे, है ना, गाड़ियां जो है, व्हीकल्स ऐसे चलाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये? बेसिकली अलग अलग से पेडेस्ट्रियन के लिए जो है अलग से पेमेंट्स होनी चाहिए, अलग से जो है रास्ता होना चाहिए। तो राइट टू वॉक कर दिया गया है, यानी वॉक करने का राइट है पंजाब में। घर घर रोशनी योजना, ये भी कहाँ? पंजाब में। जरूरत है भाई रोशनी की पंजाब में, वहाँ पे। ठीक है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बस, कि नशा इतना है तो घर घर रोशनी, रोशनी आएगी घरों में। वैसे उससे रिलेशन नहीं, घर घर रोशनी का मतलब बेसिकली पावर के रिगार्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एंड ऑल। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या है कि यहाँ के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा एमपी के अंदर। फिर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये पता होना चाहिए, नाम से पता लग रहा है, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश का। श्री अन्न, श्री अन्न क्या होता है? श्री अन्न मोटा अनाज यानी मिलेट्स। ठीक है, तो मिलेट्स को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, मोटा अनाज को प्रमोट करने के लिए, कहा? एमपी के अंदर। आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं भाई, कौन बने आंध्र प्रदेश सीएम? चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए उड़ीसा के, मोहन चरण मांझी, उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है क्या किया गया है कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी नौकरियों में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए 1% रिजर्वेशन बोलने के लिए बोला गया। किसने? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, फिर एक ब्रू, कम्युनिटी है, ब्रू जनजाति है, जो ब्रू ट्राइब्स हैं, ये कहाँ काम
होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। मिजोरम, त्रिपुरा और असम, असम के सदर्न पार्ट में जो कि लगता हुआ है इनसे, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो ये देखो सारे ये तीनों एरियाज मिलते हुए हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो एडजॉइनिंग एरियाज है यहाँ की बात हो रही है बेसिकली। तो ब्रू कम्युनिटी है, ब्रू कम्युनिटी काफी न्यूज में रहती है। इस बार इन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया त्रिपुरा से, लोकसभा के अंदर। बेसिकली ये तो मिजोरम में जो रहते थे, मिजोरम में ये मिजो ग्रुप से एथनिकली डिफरेंट थे, डिस्टिंक्टिव थे। तो काफी आपस में जो है एट्रोसिटीज रही है मिजो मेजोरिटी के द्वारा ब्रूज के ऊपर, जब ये मिजोरम में रहते थे। फिर तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट होने लगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई, त्रिपुरा में आ गए। तो अभी मिजोरम में भी रहते हैं, लेकिन त्रिपुरा में काफी रह रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी मिजोरम से त्रिपुरा के अंदर। तो ये काफी इश्यू चलता रहता था। फिर एक 3-4 इन स्टेट्स ने मिलकर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर एक आपस में एग्रीमेंट किया कि भाई इनको पहले मिजोरम में बसाया जाएगा, लेकिन फिर वो फेल हो गया, सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो मिजो कम्युनिटी थी वो भी अगेंस्ट थी, और जो ब्रू थे वो, उनको भी लगता था, डर है कि भाई वापस जाएंगे तो वहां से फिर से जो अत्याचार वगैरह होगा। फिर दोबारा से अब इनको क्या एग्रीमेंट बनाया कि इनको मिलके त्रिपुरा स्टेट के अंदर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, बसाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जो है इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो पता होना चाहिए आपको ब्रू जो है किन स्टेट के अंदर रहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। सिक्किम, सिक्किम में भी ग्वाला दिवस कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। और सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम है भाई बहुत सिक्किम के अंदर, याद रखो। सिक्किम में देखो कितना खूबसूरत शहर है यहाँ पे ना, एक स्टेट है बहुत ही बेहतरीन वाला, ठीक है। कंचनजंगा भी यहीं पर ही है। तो ध्यान रखो आप इसको, प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के सीएम है। शोम्पेन, तो जैसे ब्रू ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर इस बार, तो शोम्पेन जो जनजातीय ट्राइब्स हैं, निकोबार कहाँ मिलते हैं? सबसे पहली बात निकोबार के अंदर, ये पता रहना चाहिए। फिर इन्होंने अंडमान एंड निकोबार जो है यहाँ से लोकसभा का जब चुनाव था, तो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट डाला यहाँ पे। तो शोम्पेन ट्राइब्स कहाँ के? अंडमान एंड निकोबार, और इसके अंदर भी पूछे तो निकोबार के अंदर। अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे एक चैनल जाता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है आपस में। और यहाँ पर एक डंकन पैसेज है। क्या है? डंकन पैसेज। डंकन पैसेज सेपरेट करता है साउथ अंडमान और नीचे क्या है, लिटिल अंडमान, इसको। फिर आपको ये भी पता होना, ये मान लो 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, ये अपना आगे इधर अरेबियन सी की तरफ। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो नीचे मालदीव, ठीक है, और ऊपर हो गया आपका यहाँ लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है इंडिया को मालदीव से, या फिर कह सकते हैं लक्षद्वीप को मालदीव से, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर आपको हम सपोज करें मिनिकॉय है। सो 9 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, तो ये मिनिकॉय को सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो 8 डिग्री चैनल ये हो गया इंडिया मालदीव के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। जी फिर वही है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना एमपी ने स्टार्ट की है। श्री अन्न क्या है? जो मिलेट्स है, मोटा अनाज है, कोडो, कुटकी, रागी, रगी, ज्वार, बाजरा, इन सब के लिए तो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और 2023 को यूएन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है। लाडली बहना योजना भी कहाँ की? एमपी की है। फिर जल जीवन मिशन की बताया, पहला जो उत्तर पूर्व का अरुणाचल प्रदेश से जहाँ पहुंचा है। जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था? 2019 में। टारगेट 2024 तक का था कि सभी जो ग्रामीण जो फैमिलीज है, परिवार, हाउस होल्ड्स हैं, तो टैप्ड वाटर यानी नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा दी जाए उनको। ये जल जीवन मिशन था आपका। अब बाकी पॉलिटी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉलिटी के अंदर या और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अलावा स्कीम्स भी हैं, कुछ और पॉलिसीज हैं। एक एनएचआई ने जो है, एनएचआई में एक वाहन एक फास्टैग, ठीक है,
हर व्हीकल पे एक फास्टैग होगा। तो फास्टैग इस ये टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। आरएफआईडी, आरएफआईडी क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आरएफआईडी यूज करते हैं फास्टैग के अंदर, और क्या स्कीम है, एक वाहन एक फास्टैग, एनएचएआई का है। फिर अपने हिमाचल प्रदेश में जो है एसटी शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का, किसको दिया है, हट्टी समुदाय को दिया है। इसके हट्टी मीन्स हाट से आता है, जैसे आप दिल्ली हाट सुना होगा, बाजार को बोलते हैं ना बेसिकली। तो ये एक बाजार, बाजारों के अंदर छोटे बाजार है, वहां पर उनके नाम के ऊपर दिया गया हट्टी समुदाय। और बाकी जो ट्राइब्स हैं, किन्नौर है, गद्दी है, स्वांगला, पंगवाल, खम्पा, ये सारे ट्राइब्स और हिमाचल प्रदेश के। फिर एक उन्नति योजना है, ठीक है। उन्नति योजना क्या है, यू से उत्तर पूर्व, ध्यान रखो, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आनी है, ये स्कीम है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी बता रहे 1 मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था, कौन सा, 64वां। यानी 1 मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, ठीक है ना। कौन सा एक्ट था अपना, हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम। तो किस बेसिस पे ये बनाए गए थे स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे, ठीक है। ये कब बने थे, ये 1 मई 1960 को जो है गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए थे। पहले ये बॉम्बे के अंदर आते थे, फिर उसके बाद ये अलग अलग स्टेट बन गए। गोवा की बात करें, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को आता है। गोवा पहले पोर्तुगीज के कब्जे में था, तो पुर्तगालियों से जो है 1961 में आज़ाद कराया गया। तो 1961 में जो है गोवा भारत के अंदर मिला है। ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है भारत ने गोवा और दमन दीव को भारत में मिला लिया, और क्या बना दिया, यूटी बना दिया। तो स्टार्टिंग में यूटी था, 1961 में बना तब। फिर 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, और दमन दीव जो है एक अलग से यूटी रह गया। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, कैपिटल पणजी है, लैंग्वेज कोंकणी है, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है, और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है यहाँ के। सावंत, सावंत, ठीक है। सावन जैसा मौसम रहता है ना गोवा में, कितना बढ़िया मौसम। फिर केरल की विधानसभा ने जो है केरल का नाम बदलकर केरलम करने का जो है एक विधेयक को पास किया है, यानी एक बिल को पास किया इन्होंने। तो किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में जो है राज्यों का नाम या बाउंड्री वगैरह बदल सकते हैं, ये आर्टिकल 3 है। सो आर्टिकल 3 में जो है क्या बताया जाता है कि इस बिल को कहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। तो कहाँ कर सकते हैं, या तो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, कहीं पर भी, या तो पार्लियामेंट में कर लो या विधानसभा में कर लो। और जब ये पार्लियामेंट में आता है तो किसकी सिफारिश से आता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फिर अगर ये पार्लियामेंट से पास हो गया, उसके बाद जो है, अब मान लो पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट ने पेश कर दिया, इसके अलावा जो राष्ट्रपति इस विधेयक को उस कंसर्न्ड विधानसभा में भेजेगा, कि केवल एक जगह से, पार्लियामेंट से पास होने पे नहीं माना जाएगा, विधानसभा में भी पास, ये दोनों जगह पास होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे, तो उसके बाद विधानसभा में भी पास किया जाना है। और किस मेजोरिटी से पास किया जाता है, बहुमत कौन सा है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इसको राष्ट्रपति जो है मंजूरी देते हैं, और क्या बन जाता है, ये एक एक्ट बन जाता है, अधिनियम। फिर इस बार के अपने 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट, इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। इस बार अपने लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, इसमें एनडीए ने सरकार बनाई है, ठीक है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, 240। एनडीए ने कितनी जीती, 292, 292। जो इंडिया अलायंस थी उसने कितनी जीती, 233। सो बीजेपी की 240, कांग्रेस की 99, टोटल 543 सीट्स पे मतदान हुआ। कितने परसेंट जो है मतदान हुआ, इलेक्शन जो वोटिंग हुई, अराउंड 66%, 65.79 है, करीब करीब 66% पे। पिछली बार से करीब करीब 1.5% कम है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा मतों से कौन जीता? रकीबुल जीता भाई, कहाँ से? असम से। और अपने मोदी जी ने जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। और कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा। इसमें कहाँ से जीते? वाराणसी लोकसभा से जीते। फिर ये व्यक्तिगत रूप से बनने वाले मोदी जी जो है भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। जो गुलजारी लाल नंदा थे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वैसे अगर हम देखें तो 14वें बन जाते हैं। और मैक्सिमम वोटिंग कहाँ पर भी है? वो असम में भी है। इन चुनाव के अंदर असम में सबसे ज्यादा कितनी हुई है? 81%। बताओ, करीब करीब 81.5% असम में। सबसे कम कमी बिहार में, कितनी? करीब 56%। फिर भी कैबिनेट मंत्रिपरिषद ने शपथ ले ली, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ली। तो अपने मोदी जी समेत कितने टोटल? 72 जो है वो मंत्री बने हैं। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, बाकी राज्य मंत्री और ये मान लो अलग अलग। तो कैबिनेट मंत्री अपने कितने? 30 हैं, 72 टोटल ये थे। फिर अपना एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसकी स्ट्रेंथ है, टोटल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% ऑफ लोकसभा की कुल संख्या के। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए आपके, इस एक्ट में बताया गया। प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब, इन्होंने शपथ दिलाई मेंबर्स को। फिर स्पीकर कौन है? ओम बिरला, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? जगदीप धनखड़। आर्टिकल 93 अपने लोकसभा के चलाने के लिए जो है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की कन्वीन करते हैं, और बाकी कोई भी जो है उसमें काम होना तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा जो स्पीकर है बेसिकली, वो स्पीकर मैनेज करता है। सबसे पहले जो थे जीवी मावलंकर थे फर्स्ट स्पीकर। पहले महिला की बात करें, मीरा कुमारी। फिर इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा है। लोकसभा में कौन है? लोकसभा में ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री हुए। राज्यसभा में कौन है? जेपी नड्डा, सदन के नेता। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर भाई अपने राष्ट्रपति जी ने जो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों को संबोधित किया। तो ज्वाइंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगी। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 87 में बताया गया है। आर्टिकल 87 में बताया गया कि दो समय पर जो है राष्ट्रपति दोनों को एक साथ संबोधित करती है, ठीक है। ज्वाइंट वो कब होता है? ज्वाइंट सिटिंग इनकी इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली लोकसभा की बैठक होती है उस टाइम पे, और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, इस टाइम पर जो है ज्वाइंट सिटिंग होती है। एक साथ जो है इनको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जो है। फिर अपना एक विधेयक है, एक्ट है कौन सा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको जो सिलेक्ट करने के लिए कमेटी बना दी। उस कमेटी में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा, और होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। तो तीन लोग जो है सिलेक्ट कमेटी के बना दिए, इस सिलेक्शन कमेटी के। ये तीन जो है वो डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है। फिर इसमें इनकी वर्किंग वगैरह, इनको किस हिसाब से कैसे क्या इनकी वर्किंग कंडीशंस रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, ये बेसिकली पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है। उस एक्ट के आधार पे ये एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट के आधार पे जो है कुछ चेंजेस लाए गए। पहले जो है इनका जो वेतन या जो सर्विस कंडीशन वगैरह, वो एक हिसाब से जो स्टेटस था वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार था। अब जो इनका कर दिए गए कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव के, ठीक है। तो इन्हें एक क्रिटिसिज्म भी रहा है कि भी इनका स्टेटस, आपने सैलरी जो है, वर्किंग कंडीशन, ये आपने एक डिग्रेड कर दी है बेसिकली। पहले सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट थी, अब कैबिनेट सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट कर दी है। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अगर हटाना हो,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो उसको तो हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, निर्वाचन आयुक्त को, तो उसको केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे ही हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुना चंडीगढ़ मेयर में धांधली वगैरह हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। ठीक है, बताया कि हाँ देखा उन्होंने, कोई वीडियो वगैरह थी, ऐसे देख के फिर बताया गया। तो किस आर्टिकल के तहत बेसिकली इन नतीजों को पलटा था सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 142, अनुच्छेद 142। आर्टिकल 142 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुनवाई करता है। तो बहुत ही वाइड हो जाता है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कहीं भी इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट जो कर देता है बेसिकली। फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है काफी न्यूज में रहा है। तो ये योजना की शुरुआत कब की? 2018 में शुरुआत की गई थी, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। बोले राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है इसके अंदर। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, जो कोई भी नागरिक द्वारा देश में मतलब बेसिकली अपने इंडिया के अंदर तो ये एसबीआई बैंक है, उसके थ्रू ही जो है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को बनाया जा सकता था। और अपने आरपीए जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अंदर क्या था, 1% जो वोट पाने वाले जो दल थे वही जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकते थे। जो सरकार ने ये बोला था कि भी ये इलेक्शन चुनाव के अंदर फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, लेकिन और बहुत सारे इश्यूज थे इसके अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, और इसके बाद जो है इसको असंवैधानिक करार दिया गया। नागरिक संशोधन अधिनियम जो है, यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके तहत क्या है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले 6 धर्म के जो माइनॉरिटीज हैं उनको नागरिकता दी जाएगी भारत आने पे। कौन कौन से? हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, कि ये जो 6 है वो माइनॉरिटी में है इन 3 देशों के अंदर, तो जो भारत में आएगी तो उनको नागरिकता दी जाएगी एज पर CAA। तो आपको ये पता होना कौन से धर्म है ये और किन 3 देशों से है, यही क्वेश्चन आ सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार जो है, यानी राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका अगेंस्ट जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट माना है। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 329 भी किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां से कहां आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल 324 से 329, ये बताए 324 से 329 है। किस पार्ट में है? भाग 15 पार्ट 15 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 324 टू 329। तो बेसिकली 329 में क्या है कि जो न्यायपालिका जुडिशरी है उसको जैसे चुनावी जिलों की सीमाएं सेट करते हैं जो, ठीक है, सीटों का जो आवंटन होता है, जो डिलिमिटेशन है बेसिकली, तो उससे संबंधित इंटरवेंशन में जुडिशरी के ऊपर रोक लगा रखी है कि डिलिमिटेशन वाले मामलों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो इंटरवेंशन नहीं रहेगी। 329 बी में जो है चुनावी प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। और चुनाव याचिका क्या होता है? किसी भी चुनाव को चुनौती अगर देनी होती है तो कह रहे हैं उस चुनावी याचिका के थ्रू ही जो है उसको चैलेंज किया जाना है। फिर एक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, लोक परीक्षा कानून 2024। एग्जाम्स में बहुत सारे जो घपले हो रहे थे, चीटिंग वगैरह, इन सब पे रोक लगाने के लिए ये कानून आया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, लोक परीक्षा कानून। इसमें दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी? जो PSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTA की जो कंप्यूटर बेसिस होती हैं वो भी। इसके अलावा जो है क्या इसमें प्रावधान रखा गया है, ये पेपर लीक हो या कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो जेल है, कितनी, 3 से 5 साल तक की जेल है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना है, ये प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये इसके अंदर हमारा एक बुकलेट है, ये हाल फिलहाल करंट अफेयर्स के नाम से पिछले 1 साल का करंट अफेयर है, मैप्स के थ्रू और ट्रिक्स के थ्रू।
ये बेसिकली आप एक टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं हाल फिलहाल के, और ये ग्रुप भी है साथ में। तो यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, स्टडी मटेरियल वगैरह रहेगा इससे संबंधित जो भी है। और पीडीएफ वगैरह लेनी हो अगर आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये बुकलेट आपको नियरेस्ट जो है बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।